हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यदि दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया गया। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया गया। तो इसमें देखते हैं हम लोग सब क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की आधुनिकीकरण और युद्ध की तैयारी को बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। तो दोस्तों, अभी हम लोग देखे हैं कि जो हमारे डिफेंस में कितने सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें और ज़्यादा जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनको आधुनिकीकरण, जो किस प्रकार से युद्ध में उनको लड़ना है, किस प्रकार से उनको तैयार रहना है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है। और वही बताया जा रहा है कि 2025 को जो है इसको सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है। इसमें मुख्य फोकस क्षेत्रों में रक्षा विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, खरीद प्रक्रियाओं और एआई, ड्रोन, साइबर युद्ध जैसे तकनीकी को इसमें क्या करना है, बढ़ाना है, उसको शामिल करना है। तो इन सारे क्षेत्रों में किस प्रकार से एआई के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से और साइबर अपराध जो युद्ध है, इसको किस तरीके से तकनीकी को आगे बढ़ाना है, इसको काफ़ी ज़्यादा इसमें सुधार करने का इस पर प्रयास किया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है। तो इसमें आगे देखेंगे और क्या है। अगला है दोस्तों, इंटरऑपरेबल सोनोबॉय का निर्माण क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटर ऑपरेबल सोनोबॉय का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो किसके साथ हो रहा है, तो भारत और अमेरिका के साथ हो रहा है। किसके लिए, तो नौसेना के लिए। ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे इसमें क्या है। इसमें बताया जा रहा है कि सोनोबॉय एक पोर्टेबल सोनार जो कि सिस्टम है जिसके इस्तेमाल से पनडुब्बियों और अन्य पानी के नीचे वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो एक ऐसा मतलब कि पोर्टेबल सोनार बनाया जा रहा है जो कि जो पनडुब्बी हैं, जो हमारे पानी के अंदर जो अपना डिफेंस करते हैं, और जो अन्य पानी की जो नीचे वस्तुओं का पता लगाने के लिए ये सोनार जो है उसको काम करेगा। ठीक है। सोनोबॉय को पानी के जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, युद्धपोत और पनडुब्बियों से समुद्र में इसको गिराया जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बीच किसके साथ हो रहा है, तो भारत और अमेरिका के साथ जो है इस चीज़ को लेकर जो है सहमति बना है। ठीक है। तो इसमें इतना याद रखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। सोनोबॉय में इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर लगा मतलब कि सेंसर होते हैं। सोनोबॉय पानी के नीचे होने वाले जहाज़ों आवाज़ों को और कहीं दूर लगे प्रोसेसर तक पहुंचाते हैं। ठीक है। तो ये जो सेंसर लगा हुआ है इसकी जो सोनोबॉय में, वो काफ़ी ज़्यादा जो है आवाज़ों को क्या करेगा, दूर लगे जो प्रोसेसर है वहाँ तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है। तो इसके बारे में आप इसको इतना ध्यान में याद रखेंगे। ठीक है। जो ठीक है, जो किसके साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं, तो भारत और अमेरिका। ठीक है। नौसेना के लिए जो है संयुक्त रूप से इंटर ऑपरेबल सोनोबॉय निर्माण करेंगे मिलकर। ठीक है। तो इसमें आगे देखेंगे और क्या है। दोस्तों, इसमें अगला है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ की 2 बटालियन नई बटालियनों का गठन किया है। ठीक है। तो देखेंगे क्या है इसमें भाई, जो सीआईएसएफ को लेकर चर्चा हो रही है। तो देखते हैं। गृह मंत्रालय ने जो सीआईएसएफ को मजबूत करने के प्रयासों के तहत 2 नई बटालियनों का गठन को मंजूरी दे दिया है। ठीक है। इसमें एक महिला बटालियन की फीस की स्थापना की गई है और सीआईएसएफ बटालियनों की कुल संख्या
13 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 15 कर दिया गया है। यानी कि पहले 15 थे, अभी कितना कर दिया गया है, सॉरी पहले 13 थे, अभी इसको बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। ठीक है, इसको कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आगे देखेंगे और क्या है, देखते हैं। नई स्वीकृति बटालियनों में से प्रत्येक में 1025 कर्मी होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो डिफेंस में, रक्षा में जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें जो अपने योगदान दे रही है। ठीक है, तो आज महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, वो भी जो कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है ऊंचे से ऊंचे जो कामों में अपना निभा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीआईएसएफ की बात हो रही है। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बारे में क्या, इसको बारे में पढ़ते हैं। इसकी गठन देखा जाए तो 10 मार्च 1969 को किया गया है, जो एक गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं जैसे कि परमाणु प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली संयंत्रों आदि की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जो नई दिल्ली में। ठीक है, इनके जो आदर्श वाक्य क्या है, सुरक्षा और संरक्षण है। ठीक है, इसका जो आदर्श वाक्य क्या है, सुरक्षा और संरक्षण, जो सीआईएसएफ के क्या है, आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से जो है सीआईएसएफ जो है काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। अब यहाँ है दोस्तों इनके जो यहाँ पर राजविंदर सिंह जो भट्टी हैं सीआईएसएफ के क्या है, वहाँ पर वर्तमान महानिदेशक है। ठीक है, कुछ दिन पहले ये बिहार के अभी डीजीपी रह चुके थे। ठीक है, तो अभी ये कहाँ चले गए हैं, तो सीआईएसएफ के जो है वर्तमान महानिदेशक के तौर पर ये अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, कौन है, राजविंदर सिंह जो भट्टी हैं। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें और क्या है। दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ष, दिवस और सप्ताह को देखेंगे। ठीक है, वर्ष, दिवस और सप्ताह को देखेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें है कि विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, तो विश्व ब्रेल दिवस के बारे में थोड़ा देखेंगे क्या है भाई। तो विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, इसे 4 जनवरी को मनाया जाता है। इस ब्रेल लिपि को आविष्कारक कौन थे, लुई ब्रेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, लुई ब्रेल का नाम याद रखेंगे और 4 जनवरी को याद रखेंगे, जो कि ब्रेल दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, लुई ब्रेल का जन्म जो 4 जनवरी 1809 को कहाँ हुआ था, फ्रांस के कुर्फे में हुआ था। किसका, लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें और क्या है। ब्रेल लिपि को छूकर पढ़ा जाता है। ठीक है, जो हमारे जो दृष्टिहीन जो व्यक्ति होते हैं, जो इन्हीं लिपि के माध्यम से जो है छूकर पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसमें कुछ और जो प्रमुख, जो जनवरी महीना के प्रमुख जो कुछ दिवस है उसके बारे में हम लोग याद रखेंगे। जैसे 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले का जन्म दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को जो कि विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। उसके बाद इसमें याद रखेंगे, तो इसमें आप जो है विश्व ब्रेल दिवस याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या है। 11 जनवरी को जो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी जो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 17 जनवरी गुरु गोविंद सिंह का जयंती मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद आगे हैं 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय की क्या है, स्थापना दिवस है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 23 जनवरी जो इम्पोर्टेंट है, इसके पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। 25 जनवरी जो नेशनल आयरिश कॉफ़ी डे मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे हैं 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जो जयंती मनाई जाती है।
29 जनवरी को लूनर न्यू ईयर मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, जो याद रखिएगा। 31 जनवरी को नेशनल हॉट चॉकलेट डे मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट भी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको एग्ज़ाम्स के लिए की व्यू से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है दोस्तों इसमें। अगर आप देखेंगे दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह जी की 398वीं जयंती, ठीक है, जो दोस्तों काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस बार जो बीपीएससी 70th जो हुआ था, इसमें गुरु गोविंद सिंह के बारे में, जन्म के बारे में पूछा गया था, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये भी सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 6 जनवरी 2025 को गुरु गोविंद सिंह की 398वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इनका जन्म जो 22 दिसंबर 1666 को कहाँ हुआ था, पटना, जो कि बिहार के पटना में इनका हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो विक्रम संवत 1773 में पौष माह की शुक्ल पक्ष के, ठीक है, सप्तमी तिथि को हुआ था इनका, ठीक है। इसलिए पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर हर साल जो है इनकी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ रही है बात गुरु गोविंद सिंह की, तो इनके बारे में और याद जानने का प्रयास करेंगे कि ये सिखों के जो 9वें गुरु तेग बहादुर और उनकी माता कौन थी, गुजरी, ठीक है, जो कि 1666 में पटना साहिब में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिनको अंतिम गुरु भी इनको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि 11 नवंबर सन 1675 को ये 10वें गुरु बन गए थे। तो सिखों के 10वें गुरु थे, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। इनका संबंध पटना साहिब, पटना से है, ठीक है। 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। उसके बाद यहाँ देखेंगे खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। गुरु ग्रंथ साहिबा सिखों के जो उनके गुरु घोषित किया गया था, और गुरु गोविंद सिंह ने ही ग्रंथ साहिबा को सिखों का गुरु घोषित किया था, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि गुरु ग्रंथ साहिबा को जो सिखों का गुरु घोषित करने वाले कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह ही थे, ठीक है। उसके बाद और इसमें याद रखेंगे, देखेंगे आगे क्या है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 42 वर्ष की उम्र में 7 अक्टूबर जो 1708 को कहाँ, तो नांदेड़ महाराष्ट्र में इनका हो गया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि यह दिवस जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि दिवस को मनाने की घोषणा 1984 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद के जन्म 12 जनवरी 1863 को कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उनका असली नाम को याद रखेंगे, क्या नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था, और एक बंगाली कायस्थ परिवार से थे, ठीक है। तो दोस्तों इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहती है, जो इसलिए इसको इनके बारे में आप इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों याद रखेंगे 1897 में जब कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, की थी, ठीक है, किसने, तो स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। और 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुई विश्व जो वहाँ पर परिषद हुआ था, ठीक है, जो सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने क्या हुआ था, वहाँ पर प्रतिनिधि किए थे, ठीक है। विश्व धर्म जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पर कहाँ, शिकागो में 1893 में, उसका क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व किए थे, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब हम लोग सब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ जब एक हम लोग को वहाँ स्पेशल जितने सारे जो सभी के बारे में एक एक करके वहाँ पर पढ़ेंगे, चाहे विवेकानंद हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, तो उनके बारे में एक एक करके वहाँ पर हम सब
वहाँ पर पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। उनका निधन 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में हुआ था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम याद रखेंगे, रामकिशन परमहंस हैं। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा कुछ रचित पुस्तकें हैं, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये डेट याद रखिएगा, 1893 में कहाँ, अमेरिका में शिकागो में जो विश्व परिषद का जो प्रतिनिधित्व किसने के थे, स्वामी विवेकानंद जी के थे। और इसको याद रखिएगा, जो बेलूर मठ के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। और इनके जो गुरु का नाम याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं इनके कुछ पुस्तकें हैं जो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी पुस्तकें हैं जैसे कि कर्मयोग, राजयोग, वेदांत शास्त्र और कोलंबो से अल्मोड़ा तक का भाषण जो 1897, ये इनकी पुस्तकें हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। कर्मयोग, राजयोग, वेदांत शास्त्र और कोलंबो से अल्मोड़ा तक का भाषण, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, भारतीय सेना दिवस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 15 जनवरी को पूरे देश में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि आर्मी डे, जो कि हमारा 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा डिफेंस से संबंधित है, इस सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें और क्या है। इसमें देखते हैं दोस्तों कि 15 जनवरी 1949 को जनरल के.एम. करियप्पा ने ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाल लिया था, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि 15 जनवरी 1949 में जो हमारे जनरल के.एम. करियप्पा साहब जी थे, जो ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान क्या थी, संभाली थी, ठीक है। इसी ऐतिहासिक घटना को याद करने के लिए जो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जो सेना के प्रमुख बने थे, ठीक है। इनके नाम को याद रखिएगा। भारतीय नौसेना दिवस जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय सेना जो हमारा वायुसेना दिवस है जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 15 जनवरी, 4 दिसंबर और 8 अक्टूबर आप इसको याद रखिएगा। 15 जनवरी जो भारतीय सेना दिवस है, 4 दिसंबर जो नौसेना दिवस है और 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद है राष्ट्रीय आपदा जो प्रतिक्रिया बल NDRF की स्थापना दिवस, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा किसी प्रकार के डिजास्टर में ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इनके बारे में हम लोग सब जानेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की स्थापना जो 19 जनवरी को मनाया जाता है। NDRF का गठन 2006 में किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। यह भारत की एक विशेष बहुकुशल और मानवीय बल हैं जो देश की आपदा प्रबंधन और सामूहिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। किसी प्रकार के कोई भी डिजास्टर हो तो यहाँ वहाँ पर जाते हैं और लोगों को जो है सामूहिक रूप से क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। पीयूष आनंद जो वर्तमान में क्या है NDRF के महानिदेशक हैं। और 20वीं स्थापना दिवस समारोह जो 2025 के अवसर पर आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के ठीक है, यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोंडा पबलूलूरू में NDRF के दक्षिणी परिसर का भी उद्घाटन किया गया, ठीक है। कोंडा पबलूलूरू में NDRF के दक्षिणी परिसर का भी उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो दोस्तों नाम देख लेंगे आप अच्छा से इसको, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें और क्या लिखा गया है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ है दोस्तों लोकपाल का पहला स्थापना दिवस, ठीक है। तो लोकपाल डे 2025, लोकपाल दिवस 2025, ठीक है। तो इसमें क्या है देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस 16 जनवरी को मनाया गया है। 16 जनवरी 2014 को भारत के लोकपाल की स्थापना की गई थी। कब? 2014 में की गई, ठीक है। न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर भारत के लोकपाल के वर्तमान अभी क्या है, अब इसके अध्यक्ष है। कौन है? तो न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, ठीक है, जो क्या है अभी जो लोकपाल के क्या हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखेंगे कि लोकपाल के क्या करता है। लोकपाल भ्रष्टाचार विरोधी एक क्या है, प्राधिकरण है। लोकपाल सरकार और संसद पर बाहरी परीक्षक की तरह काम करता है। पूरी तरीक़ा से जो है ये भ्रष्टाचार विरोधी का काम करता है, ठीक है। लोकपाल का काम है सरकारी अधिकारियों और निर्वाचित जो प्रतिनिधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना और उन पर कार्रवाई करना। पूरी तरीक़ा से जो है ये भ्रष्टाचार को लेकर ही विरोध के लिए काम करता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे इसको। उसके बाद दोस्तों है अगला है पराक्रम दिवस, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर जो 23 जनवरी को हर साल जो है क्या पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसके? तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद इसमें दोस्तों 23 जनवरी को जो कि 1897 कटक में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। 23 जनवरी 1897 को कहाँ, कटक में, जो उड़ीसा में है, उनको यहाँ पर जन्म हुआ था, ठीक है। तो आप इनके बारे में इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं और इसमें क्या है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे इनके बारे में दिया गया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। देखते हैं एक एक करके के। इनकी माता जो प्रभावती दत्त बोस और पिता जानकीनाथ बोस थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को लोकप्रिय रूप से नेताजी भी कहा जाता है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके बारे में और ज़्यादा वहाँ पर विशेष रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए थे। कब? 38 में, ठीक है। 1938 में कहाँ, हरिपुरा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी आपके लिए फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखेंगे। उसके बाद है कि 1939 में त्रिपुरी में उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ठीक है। और जय हिंद, इनका दो नारा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा, और एक जय हिंद। इस प्रकार से इन्हें दो नारा दिए थे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, इसको देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 25 जनवरी को याद रखेंगे जो कि नेशनल वोटर्स डे है, को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, हुई थी, और इसलिए यह दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों जब हम लोग पॉलिटी का क्लास करेंगे तो वहाँ निर्वाचन आयोग हमारा एक चैप्टर सी है, टॉपिक ही है, तो उसमें इसको और ज़्यादा हम लोग विशेष से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी हमको इतना ही याद रखना है। यह दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया है, ठीक है।
और इसका थीम क्या था कि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका थीम है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के जो विधानसभा हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है, ठीक है। तो जो निर्वाचन आयोग हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, तो इन सारे का इलेक्शन कराता है। बाकी पंचायती राज का तो राज्य सरकार ही कराता है, ठीक है। उसके बाद एक अनुच्छेद 324 से 329 में जो क्या है, चुनाव आयोग से संबंधित है। दोस्तों एक आपके लिए फैक्ट काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया, ठीक है, जो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है आगे देखेंगे इसमें यहाँ पर कि अभी वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजू कुमार है। इसमें 3 लोग होते हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजू कुमार है। इसके अलावा सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार, ये आपको अन्य 2 लोग हैं, ठीक है। तो दोस्तों इनके नाम आप जरूर याद रखेंगे और आप अनुच्छेद याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या है। दोस्तों इसमें कुछ हम लोग जो बुक्स किताब के बारे में देखते हैं क्या है। तो यहाँ है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेड पुस्तक का विमोचन किया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इसके बारे में देखें क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह ने 2 जनवरी 2025 को कश्मीर की एवं लद्दाख थ्रू द एजेड जो पुस्तक है, ठीक है, इसका क्या हुआ है, यहाँ पर विमोचन हुआ, ठीक है। पुस्तक का विमोचन किया गया, ठीक है। उसके बाद इसमें और देखिए क्या लिखा गया है कि पुस्तक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों से अधिक इतिहास का भी यहाँ पर वर्णन किया गया था। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था, ठीक है। और इसे 7 खंडों में विभाजित किया गया था। इसी समय बताया गया था कि कश्मीर का नाम जो चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा कश्यप हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस इस पुस्तक का विमोचन किया गया है और इसमें 3000 जो वर्षों से अधिक इतिहास का उसमें वर्णन किया गया, ठीक है। और 7 खंडों में से विभाजित किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला पुस्तक है कि हाउस इंडिया स्केल्ड माउंट G20, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, पुस्तक ही है। तो हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक है। इसको बारे में देखेंगे क्या है। G20 शेरपा जो अमिताभ कांत ने हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक लिखी है, ठीक है। क्या लिखी है, तो हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक लिखी है। अमिताभ कांत जो G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा के पीछे की कठोर प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया है इस पुस्तक में, ठीक है। तो इस पुस्तक को देखेंगे कि विमोचन, ठीक है, और इसके बारे में देखेंगे कि जो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कुछ पुस्तकें हैं और कुछ इनके लेखक हैं, इनको देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद एक द अनलियेंडिंग जज N.N. ग्रोवर की एक पुस्तक है। माय बिलवेड लाइफ जो अमिताभ कुमार की पुस्तक है। स्पीकिंग विद नेचर जो कि रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटजिक पार्टनर्स जो श्री राम किसका चोलिया का पुस्तक है, ठीक है। तो जो आपके लिए इन एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो आप इसको याद रखेंगे सारे पुस्तक का नाम, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं जिसमें देखते हैं दोस्तों क्या है। और पुस्तक है कि माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि M.K. रंजीत सिंह की पुस्तक है। खाकी में स्थित ब्रज जो कि अनिल जतुड़ी की पुस्तक है। कॉल ऑफ द
गिर जो कि परिमल नाथवानी की पुस्तक है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी जो भीम सिंह जो राज्यसभा के सांसद है उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। उसके बाद एक 9 यार्ड सीरीज जो कि प्रशांति राम के द्वारा इसको लिखा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक एम के रंजीत सिंह की पुस्तक है। खाकी में स्थित ब्रज जो कि अनिल रतूड़ी की पुस्तक है। कॉल ऑफ द गिर जो कि परिमल नाथवानी की पुस्तक है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी जो कि भीम सिंह जो राज्यसभा के सांसद है उनके द्वारा इसको लिखा गया है। 9 यार्ड सीरीज जो कि प्रशांति राम की पुस्तक है। ये आप इसको इन सारे पुस्तक के नाम और इनके लेखक को आपको याद रखना है। उसके बाद एक और है विटनेस जो कि साक्षी मलिक की पुस्तक है, इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं और क्या इसमें है। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रमुख विदेशी लेखक हैं और उनकी कुछ पुस्तक हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप याद रखेंगे। जैसे कि एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस जो काफ़ी हम पढ़ते हैं, बार बार सेट प्रैक्टिस में देखने को मिलता है, इसको आप देखेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन जो पुस्तक है द वर्ल्ड एज आई सी इट है, पुस्तक इनके हैं। आर्थर हेले जो कि एयरपोर्ट इनकी पुस्तक का नाम है। सेमूर मैरोन हॉर्स जो कि प्राइज ऑफ द पावर इनकी पुस्तक हैं। दांटे जो डिवाइन कॉमेडी इनके काफ़ी पुस्तक हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा जब सेट प्रैक्टिस में सारे पुस्तक के नाम हमको देखने को लिए मिलते हैं तो आप इनको याद रखेंगे। उसके बाद आगे भी है जैसे कि होमर किसकी है और ओडिसी जो इलियाड की पुस्तक है, ठीक है, होमर की है। ओडिसी और इलियाड जो कि पुस्तक किसकी है, होमर की है। हेनरी मिलर जिनकी पुस्तक है ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर किसकी पुस्तक की है, तो हेनरी मिलर की पुस्तक की है। उसी प्रकार से प्रिंसिपिया जो कि न्यूटन की पुस्तक है। पैराडाइज लास्ट जो कि जॉन मिल्टन की पुस्तक है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया सब पुस्तक के नाम, ठीक है। तो आपको इस सारे पुस्तक का नाम जो है याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि गुनर मिंडल की जो गुनर मिंडल जो और क्या है अगेंस्ट द स्ट्रीम जो किसकी पुस्तक है, प्लेटो की पुस्तक है। जो एक क्या है एशियन ड्रामा है, ठीक है। जो हमारे पुस्तक है क्या एक एशियन ड्रामा है और इसको किस लिखा गया है, तो प्लूटो द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है कि फार्म हाउस और एनिमल पार्क जो किसके द्वारा पुस्तक किया गया, तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया। फार्म हाउस और एनिमल पार्क जो कौन लिखा हुआ है, तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया है, ठीक है, जैसे शेक्सपियर के द्वारा क्या लिखा गया, कॉमेडी ऑफ द एयर्स, एज यू लाइक इट और ए मिड समर नाइट ड्रीम और हैमलेट, किंग लियर और ओथेलो, ये सारे पुस्तक किसके हैं, तो शेक्सपियर की पुस्तक है, ठीक है। तो इन सारे पुस्तक को आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है। यदि दोस्तों हमारे चैनल को पर पहली बार आए हैं तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।